हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितेश। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है फर्स्ट पार्ट से। इस चैनल पे हम अपना एक जावा कोर्स कर रहे हैं और जावा कोर्स में ये एक सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया था जावा का और हमने मोटिवेशन समझा था, क्यों करना है, कैसे करना है, जावा में हम कितने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमने वो सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करी थी। एक तरीके से वो एजेंडा था हमारे इस कोर्स का। तो इस वीडियो से हम एक्चुअल में जावा को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपको कुछ वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो आज के इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होती हैं। तो अब वो कंप्यूटर है क्या, फंडामेंटली कंप्यूटर चलता कैसे है, काम कैसे करता है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स कैसे रन करता है कंप्यूटर, तो ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर को समझने से पहले थोड़ा सा कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ शायद आप लोगों को जान के हैरानी हो। कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन है और हम ह्यूमंस पिछले हज़ारों सालों से कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। मतलब आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे इस प्लेनेट पे पिछले 3 लाख सालों से हैं और 70,000 सालों से हम अफ्रीका से बाहर रह रहे हैं। सबसे पहले ह्यूमन पॉपुलेशन अफ्रीका में डेवलप हुई थी और फिर उसके बाद वो अफ्रीका से बाहर निकली और आज के टाइम पे हमने पूरे प्लेनेट को कवर कर लिया है। और आप ये आसपास जो भी देख रहे हो, डिजिटाइजेशन, डिजिटल सर्विसेज, ये सब इसी मशीन के थ्रू हुआ है, कंप्यूटर के थ्रू हुआ है। आपके पॉकेट में जो फ़ोन है वो भी एक तरीके से मिनी कंप्यूटर ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम ह्यूमंस पिछले हज़ारों सालों से किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर का यूज़ करते आए हैं। तो आज के कंप्यूटर्स में और पुराने कंप्यूटर्स में फ़र्क क्या है? एक्चुअली जो बहुत ही पुराने कंप्यूटर्स थे हज़ारों सालों पहले, वो एकदम सिंपल मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे। एबेकस तो हम सब जानते ही हैं। एबेकस इस टाइप का दिखता है और ये सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसमें आप नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, एक तरीके से कैलकुलेटर की तरह। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम बदला और लगभग 700-800 साल पहले माना जाता है कि एंटीकेथरा डिवाइस एग्जिस्ट करता था, जो कि आपके प्लैनेट के मोशंस को कैप्चर कर सकता था और प्रेडिक्ट कर सकता था कि सोलर एक्लिप्स कब होने वाला है, लूनर इक्लिप्स कब होने वाला है। और फिर उसके बाद जो मेजर रिवॉल्यूशन आया था वो आया था इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के बाद। इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स आ गए। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके किसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते थे। और ये जितने भी पुराने कंप्यूटर्स हैं, इसको आप जनरल पर्पस तरीके से यूज नहीं कर सकते। एक कंप्यूटर को एक ही काम करने के लिए बनाया जाता था और वो बस वही काम कर सकता था। ये बहुत ही बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे और इनको रीप्रोग्राम करने के लिए आपको अलग से पूरी टीम बिठानी पड़ती थी। तो आज के कंप्यूटर्स में और पुराने कंप्यूटर्स में फ़र्क यही है कि आज के कंप्यूटर्स को आप जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। 1950 में ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन होने के बाद जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग पॉसिबल हो पाई। ट्रांजिस्टर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिकल स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स या तो ज़ीरो फॉर्म में होते हैं या वन फॉर्म में होते हैं। ज़ीरो का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, वन का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। तो जब हम ये सुनते हैं कि कंप्यूटर 0101 ही समझता है, तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी को ही समझता है। अगर किसी ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसकी स्टेट 1 होगी और किसी ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है तो उसकी स्टेट 0 होगी। हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं और कुछ इस टाइप की स्टेट को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप स्टेट देख रहे हो, इसमें कुछ ट्रांजिस्टर्स ऑन है और कुछ ट्रांजिस्टर्स ऑफ हैं। इनको हम कंबाइन करके ये हमारे पास 1010 की स्टेट बन गई। अब ये 1010 की यहाँ पे जो स्टेट बनी है कंबाइन करके, ये एक्चुअल में बहुत ही बड़ी बात है और अभी कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इतनी बड़ी बात है और क्यों ट्रांजिस्टर्स की वजह से पूरी दुनिया बदल गई है। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझना है, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में डिटेल में समझना है, एंटीकेथरा डिवाइस कैसे काम करता है, तो इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। ये थोड़े एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, तो ये वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ही सिंपल सा एक कंप्यूटर है। ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है, ये डिवाइस एक्चुअल में है क्या, कहाँ से आया, ये काम कैसे करता है, और इस इतने से डिवाइस ने मतलब दुनिया में इतना सारा मैजिक क्रिएट कर रखा है कि आप घर बैठे बैठे यूट्यूब पे ये वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे या हम
कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले हमें इस डिवाइस के बारे में तो पता होना चाहिए कि ये डिवाइस एक्चुअल में है क्या, इस डिवाइस के पार्ट्स कौन कौन से हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आप किसी भी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। हम उसमें किसी भी जनरल फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और वो उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? कंप्यूटर के अंदर फंडामेंटली इतने पार्ट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो होता है उसका प्रोसेसर, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। प्रोसेसर बेसिकली आपके अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस को 1 बाय 1 करके प्रोसेस करता है। जैसे कि 2+2 4 करना है तो प्रोसेसर का काम है 2+2 4 करने का। या फिर अगर कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है, जैसे कि इस टाइप के कुछ की पहले लेफ्ट वाले कंडीशन को इवैल्यूएट करो, फिर राइट वाले कंडीशन को इवैल्यूएट करो, इफ एल्स टाइप के स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं, ये सारा का सारा काम होता है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर प्रोसेसर का। मार्केट में बहुत टाइप के प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका इंटेल है या फिर AMD हो गया। मोबाइल फ़ोन्स में अलग प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं। तो प्रोसेसर के बाद यहाँ पे आता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि आपके प्रोग्राम्स को टेम्पररी स्टोर करती है। ये जो मेमोरी होती है ये मतलब ड्यूरेबल नहीं है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करोगे या फिर आपका डिवाइस स्विच ऑफ हो जाएगा, ये मेमोरी वाइप आउट हो जाती है, मतलब ये मेमोरी क्लीन हो जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बाद आता है यहाँ पे स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो होती है ये ड्यूरेबल तरीके से आपके डाटा को सेव करती है। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आपने शट डाउन कर दिया, उसके बाद भी जो भी आपका डाटा है वो प्रॉपर तरीके से हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क और रैम को कंपेयर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके डिवाइस में ब्राउज़र इंस्टॉल है, आपके कंप्यूटर में क्रोम है फॉर एग्जांपल। तो जब आप क्रोम को इंस्टॉल करते हो तो वो आपके हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल हो जाता है। जब आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करोगे तो भी आपका क्रोम जो आपने पहले इंस्टॉल किया है वो आपको मिलेगा वहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप क्रोम पे डबल क्लिक करते हो, आपका जो ब्राउज़र स्टार्ट होता है, वहाँ पे उस टाइम पे आपके हार्ड डिस्क से डाटा को उठा के रैम में लेके आते हैं। तो क्रोम जो प्रोग्राम है, जो भी आपका ब्राउज़र प्रोग्राम है, उसमें जो भी कोड लिखा हुआ है, जैसे ही हम उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं आपका कोड स्टार्ट हो जाता है एग्जीक्यूट होना। तो जब आपका कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है तो हार्ड डिस्क से उठ के वो रैम में आ गया, और जो आपका प्रोसेसर होता है वो रैम से इंस्ट्रक्शंस लेता है, उनको एग्जीक्यूट करता है और वापस से रैम में दे देता है, ताकि बाकी जगह पे उन आउटपुट को यूज़ किया जा सके। इस तरीके से ये तीनों पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। हार्ड डिस्क में आपका परसिस्टेंट तरीके से, ड्यूरेबल तरीके से डाटा सेव हुआ। उसके बाद जब हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हार्ड डिस्क से डाटा उठ के आता है रैम में, और रैम जो है वो CPU को इंस्ट्रक्शंस देती है और CPU रिजल्ट को प्रोसेस करके वापस से रैम में आउटपुट स्टोर करता है। तो हमारा प्रोग्राम में, जैसे मान लो मुझे 2+2 करना है, तो 2+2 का आउटपुट 4 है, तो मेरे प्रोग्राम में कोड लिखा होगा जो ये बोलेगा कि 2+2 करके दो। CPU उस इंस्ट्रक्शन को लेगा, उसके इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट 4 आता है वो वापस से रैम में देगा वापस, और जो 4 आउटपुट है उसको मैं अपने प्रोग्राम में आगे कहीं पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये चेंज चल गई यहाँ पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे SSD और रैम को अलग अलग क्यों रखा गया है, हम यहाँ पे एक सिंगल मेमोरी भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इसका एक रीज़न है कि हम क्यों नहीं करते ऐसा। जो हमारी रैम होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। रैम को छोड़ो, सबसे फास्ट होता है आपका CPU की जो क्लॉक स्पीड होती है वो हमें गीगाहर्ट्ज़ में मिलती है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर वो 10⁹ ऑपरेशन से ज़्यादा कर सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब 1 सेकंड में आप इतने कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो CPU की स्पीड को वेस्ट होने से बचाने के लिए CPU को हमें बहुत ही जल्दी इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। जितना जल्दी हम CPU को इंस्ट्रक्शन देंगे उतना जल्दी वो उसको प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे बॉटलनेक ये नहीं होती कि हमारी CPU की स्पीड कम है, बॉटलनेक ये बनती है कि CPU को इंस्ट्रक्शंस बहुत ही जल्दी से दिए जाएं और आउटपुट को बहुत ही जल्दी वापस से लिया जाए। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी चाहिए होती है हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को रखने के लिए। तो उसके लिए आती है रैम, और रैम के बाद आता है आपका SSD जो होती है ये रैम से भी स्लो होती है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं SSD को ना रखूं और हर जगह पे रैम वाली मेमोरी को ही यूज़ कर लूं, क्योंकि ऑब्वियसली वो फास्ट है।
बट हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि जो रैम होती है वो आपकी कॉस्टली होती है कंपेयर टू एसएसडी। तो इस तरीके से ये पूरा मॉडल बना हुआ है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लिया, गेम को इंस्टॉल कर लिया, किसी भी चीज़ को हमने इंस्टॉल कर लिया और उसको कंप्यूटर में रख लिया, तो वहाँ पे हमें सबसे कम पैसे देने हैं, तो वहाँ पे आती है आपकी हार्ड डिस्क एसएसडी। फिर रैम के अंदर जब हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो वो रैम के अंदर लोड हो जाता है। रैम हो गई आपकी थोड़ी और ज़्यादा फास्ट एसएसडी के कंपैरिजन में, और फिर उसके बाद वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सीपीयू इंस्ट्रक्शंस लेता है और वापस ट्रांसफ़र कर देता है। एक कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल डाटा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि रैम, एसएसडी वगैरह, ये बस के थ्रू होता है। बस एक लॉजिकल टर्म है, स्कूल बस नहीं। यहाँ पे एक्चुअल में बस मतलब कि एक कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन डिवाइसेस, इंटरनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये सारे सिस्टम्स कंप्यूटर के अंदर आपस में कनेक्टेड हैं। इन 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप कीबोर्ड को देखते हो या फिर आप स्क्रीन को देखते हो, मॉनिटर को देखते हो। बट हम इन कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल कंपोनेंट्स मानते हैं जो कि किसी कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। हम एक कंप्यूटर के साथ कितने भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं प्रिंटर कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे बारकोड स्कैनर कनेक्ट करना है तो मैं उसको भी अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली होता ये है कि ये जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं इनका एक स्पेसिफिक काम होता है और उस काम को ये करते हैं, और अगेन वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को आपका प्रोसेसर ही प्रोसेस करता है। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड भी होता है, जैसे कि साउंड कार्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्किंग कार्ड होता है। तो बेसिकली इन चीज़ों को हम फिलहाल के लिए साइड में रख सकते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग के लिए तो मेन ये 3 कंपोनेंट्स ही हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो होती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम वेब की स्केल पे बात करते हैं या फिर जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है। आज के ज़माने में किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए, यूजर्स को देने के लिए हमें नेटवर्किंग चाहिए। तो नेटवर्किंग का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर है, यहाँ पे आपका एक दूसरा कंप्यूटर है, इसके अंदर भी आपकी रैम, हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह, इसके अंदर भी रैम, हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह। इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। अब वो नेटवर्किंग का अंडरलाइंग फंडामेंटल, आप उसको वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप उसको रेडियो सिग्नल्स जैसे कि वाईफाई वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हो। इन दोनों कंप्यूटर्स का उससे कोई मतलब ही नहीं है। दोनों कंप्यूटर्स को पता भी नहीं होता कि यार ये कैसे डाटा आपस में ट्रांसफ़र हो रहा है। उनको तो सिर्फ इतना पता होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर आपको नेटवर्किंग के कंसेप्ट्स को डिटेल में समझना है, इंटरनेट क्या होता है, दुनिया में इंटरनेट कैसे चल रहा है, तो ये भी थोड़े एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हैं, मतलब कि जनरल नॉलेज के लिए। इन टॉपिक्स पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। इसी चैनल पे हैं सारे के सारे वीडियोस। तो ये तो हो गई कंप्यूटर हार्डवेयर की बात। हार्डवेयर जो होता है बेसिकली इसको हम देख सकते हैं, ये एक टेंजिबल चीज़ है, और हार्डवेयर के अंदर कोई भी दिमाग नहीं होता, ये बिल्कुल डम्ब होता है। हार्डवेयर जो होते हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम बिजली से कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर करंट फ्लो होता है, दैट्स इट। और उसका हार्डवेयर से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके ऊपर जो कंप्यूटर को दिमाग देता है वो होते हैं उसका सॉफ्टवेयर। तो अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जो हमारा बेसिक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर सबसे ऊपर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, मैक, लिनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करना और यूजर्स के प्रोग्राम को रन करना कंप्यूटर के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब इतना है कि जैसे ही मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करूँगा वो हमें एक यूआई देता है, हमें स्क्रीन पे यूआई दिखती है, तो वो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूआई देता है। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे कि अगर कंप्यूटर के अंदर 8 GB की रैम है तो वो 8 GB की रैम को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। प्रोसेस शेड्यूलिंग मतलब कि अगर मेरे पास 8-10 प्रोग्राम हैं तो कौन से प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट किया जाए, कौन से प्रोग्राम को बाद में एग्जीक्यूट किया जाए, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। इसके अलावा बाकी कनेक्टेड डिवाइसेस को मैनेज करना, जैसे कि अगर मेरा कंप्यूटर एक नेटवर्क पे है तो उस नेटवर्किंग को मैनेज करने का काम होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमें अपने प्रोग्राम में नेटवर्किंग को मैनेज करने का कोड कभी भी नहीं लिखना होता, हम तो सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, बाकी सारी चीज़ों को तो नीचे के लेयर्स हैंडल कर लेती है।
अब वो सब कैसे हैंडल होता है धीरे धीरे कोर्स में तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आते हैं आपके यूज़र प्रोग्राम्स। यूज़र प्रोग्राम्स मतलब कि सारी की सारी दुनिया यहीं पे है। क्रोम ब्राउज़र है, ये भी एक यूज़र प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये भी एक यूज़र प्रोग्राम है। अगर आप अपने फ़ोन में कोई गेम खेलते हो, कंप्यूटर के अंदर कोई गेम खेल रहे हो, तो वो भी एक यूज़र प्रोग्राम्स ही हैं। वीडियो प्ले कर रहे हो तो भी यूज़र प्रोग्राम है। तो यूज़र प्रोग्राम्स मतलब कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि किसी एक्सटर्नल बंदे ने बना रखा है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और उसने बना के बाहर मार्केट में रिलीज़ कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर मैं कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर मुझे ब्राउज़र चलाना है तो मैं ब्राउज़र एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ब्राउज़र बनाने के लिए आपको गूगल क्रोम है, जैसे वो गूगल ने बनाया है। सफारी है तो वो मैक ने बनाया है, एप्पल ने बनाया है। तो ये सब होते हैं आपके यूज़र प्रोग्राम्स। वीएलसी मीडिया प्लेयर है तो वो वीएलसी ने बनाया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आते हैं आपके यूज़र प्रोग्राम्स। अगर हम भी कोई कोड करते हैं, जैसे कि अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का कोड लिखा है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो कोड है, ये भी एक यूज़र प्रोग्राम है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा कंप्यूटर के ऊपर। मैं जब इसको रन करता हूँ तो मैं इसमें ये नहीं बताता कि यार कौन से प्रोसेसर में रन करना है, कितनी रैम चाहिए, फलाना ढिमाका। मेरी हेडेक ही नहीं है ये। मेरे को तो बस इसको रन करके दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है ठीक है सर, हम रन कर देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को स्केड्यूल करता है। एक यूज़र प्रोग्राम के अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिमाग लगाता है कि कौन से को पहले रन करना है, कौन से को बाद में रन करना है। तो यूज़र प्रोग्राम्स ही है सारा का सारा जादू। हम यहाँ पे यूज़र प्रोग्राम लेवल पे बात करेंगे। जब भी हम आगे बढ़ेंगे कोर्स में तो हम यूज़र प्रोग्राम्स लेवल पे ही बात करेंगे। इन सब के अलावा एक चीज़ और होती है, आपने बिल्कुल सुना होगा, ड्राइवर्स। जैसे कि यार मेरा नेटवर्क का ड्राइवर नहीं है तो मैं नेटवर्किंग नहीं कर पा रहा, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मेरा साउंड कार्ड ख़राब हो गया है, साउंड का ड्राइवर नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम कुछ भी प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं तो हमें प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। तो ये जो ड्राइवर्स होते हैं ये क्या होते हैं? तो ड्राइवर्स बेसिकली ना बीच के प्रोग्राम होते हैं। जो भी हार्डवेयर होता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया या बारकोड रीडर हो गया, तो जो भी कंपनी हार्डवेयर बनाती है वो उस हार्डवेयर का एक ड्राइवर बनाती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये किसी भी हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइवर को यूज़ करके कम्युनिकेट करता है। अब प्रिंटर तो बनाया है एचपी ने, तो माइक्रोसॉफ्ट को क्या पता यार कि एचपी वालों ने कैसे प्रिंटर बनाया है, कैसे कोड लिखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदे थोड़ी ना हर प्रिंटर की कंपनी के पास जाएंगे और वो सारा का सारा चीज़ अपने अंदर लिखेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जो भी कंपनी हार्डवेयर बनाएगी वो उसका ड्राइवर बनाएगी और ड्राइवर देगी। तो जितने भी प्रिंटर्स हैं सबके अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इन ड्राइवर्स को यूज़ करके कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस से। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये मॉडल तैयार हो जाता है कंप्यूटर का। नीचे आपकी हार्डवेयर लेयर आती है, उसके ऊपर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन होता है ड्राइवर्स के थ्रू। फिर उसके ऊपर आते हैं आपके यूज़र प्रोग्राम्स। अगर इस फंडामेंटल मॉडल को लेके कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। कमेंट्स तो यार बहुत कम आ रहे हैं वीडियोस पे। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे तो यही नहीं पता। कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस प्रोग्राम को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके लिखते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना रखा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया होगा। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज को यूज़ करके आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। हिंदी को यूज़ करके मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो हिंदी के कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों का मतलब एक डिफाइंड है और मैं वो शब्द अगर बोल रहा हूँ तो आपको वो शब्द समझ में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का तरीका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। और ये जो शब्द होते हैं इनको हम जैसे जर्नली कीवर्ड्स बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर है, डबल है, इफ एल्स है, तो ये सब कीवर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही लिमिटेड कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि जावा के अंदर 40-50 कीवर्ड्स ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। इन कीवर्ड्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करने में अलग अलग मतलब निकलता है। जैसे कि सेम ह्यूमन कम्युनिकेशन में मैं किसी शब्द को अलग अलग तरीके से अरेंज करूँगा तो अलग अलग मतलब निकलेगा।
अभी यहाँ पे आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आना चाहिए कि यार अभी 5 मिनट पहले तो मैंने बोला था कंप्यूटर तो 0101 समझता है, वहाँ पे तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, और यहाँ पे जो मैं कीवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ये तो एक तरीके से इंग्लिश हो गई, इफ़ एल्स इंटीजर। तो अब 0101 और इसमें क्या कनेक्शन है? तो बेसिकली कंप्यूटर तो 0101 ही समझता है, हम ह्यूमंस जो होते हैं हम 01 नहीं समझ सकते, हमें तो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग समझ में आता है। तो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये एक बीच का रास्ता होता है, जिसमें अगर मैं 0101 में प्रोग्राम करने जाऊंगा तो इट्स ए नाइटमेयर, मतलब मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, बाल पूरे उड़ जाएंगे, तब भी मैं 01 में कोड नहीं कर सकता। और कंप्यूटर कहता है कि यार मुझे तो 01 के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। तो हम इंसानों ने एक बीच का रास्ता निकाला हुआ है, जिसमें हमने कुछ कीवर्ड्स को डिफाइन कर रखा है और उन कीवर्ड्स को यूज़ करके हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। अंदर जाके ये प्रोग्राम जो है ये 0101 के फॉर्म में ही एग्जीक्यूट होता है। तो अब ये 0101 के फॉर्म में कैसे एग्जीक्यूट होता है? तो जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उस प्रोग्राम को हमें 01 में बदलना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइलेशन। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करना पड़ता है, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डायरेक्टली मशीन कोड पे कंपाइल हो जाती हैं, जैसे कि C++ है, ये डायरेक्टली मशीन कोड में कंपाइल हो जाती है। जावा जो है, जावा बेसिकली मशीन कोड में कंपाइल नहीं होती, बल्कि किसी एक बीच के फॉर्म में कंपाइल होती है, और फिर उसको उठा के कंप्यूटर पर डाला जाता है, रन किया जाता है 01 फॉर्म में। ये जो प्रोसेस है जावा की, आपको अगले 1-2 वीडियोस में समझ में आएगी कि क्यों, कैसे, फलाना ढिमाका ऐसे क्यों बनाया गया है जावा को, C++ को ऐसे क्यों नहीं बनाया गया है। बट फिलहाल के लिए जो हमें समझना है वो ये है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने में जो हमें आउटपुट मिलता है वो एक मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड मिलता है, जिसको प्रोसेसर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि जो कंपाइलेशन होता है वो कंपाइलेशन प्रोसेसर के हिसाब से होता है। अगर मेरा इंटेल का प्रोसेसर है तो इंटेल के प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस थोड़े अलग होते हैं। AMD का प्रोसेसर है तो उसके इंस्ट्रक्शंस अलग होते हैं। अगर आपके मोबाइल का प्रोसेसर है तो उसके इंस्ट्रक्शंस अलग होते हैं। तो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। और अगर मैं इंटेल का इंस्ट्रक्शन सेट ओपन करूँ, जैसे कि i7 है, कोर i7 एक प्रोसेसर है, और उस प्रोसेसर में आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट मिलते हैं। मतलब इंटेल की वेबसाइट पे आपको PDF अवेलेबल है, 200, 250, 300 पेजेस की PDF है। इसको हमें पढ़ने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं भाई। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि हर प्रोसेसर का एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। हमें मतलब भी नहीं है इस चीज़ से कि यार क्या इंस्ट्रक्शन सेट है क्या नहीं है। फंडामेंटली बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्शन सेट होता है। इंटेल का अलग है, AMD का अलग है, मोबाइल प्रोसेसर्स का अलग है, टैबलेट का अलग है, एप्पल का अलग है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको अगर मैं कंपाइल करने जाऊंगा तो मेरे को इंटेल के लिए अलग तरीके से कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि इंटेल में 0101 अलग तरीके से अरेंज होते हैं। अगर मैं AMD में कंपाइल करने जाऊंगा तो मेरे को अलग तरीके से कंपाइल करना पड़ेगा। तो हमने कंप्यूटर का फंडामेंटल मॉडल समझ लिया, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कोड भी कर दिया, कोड को हमने कंपाइल करके 0101 में भी बदल दिया। अब इतना करने के बाद हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है प्रोसेसर पे, मतलब लॉजिकली हम कैसे समझेंगे कि इस तरीके से मेरा कोड चल रहा है। तो एक जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और ये ऑर्डर में होता है। हमेशा किसी भी प्रोग्राम में ऑर्डर में ही एग्जीक्यूशन होगा, 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी भी लाइन को उठा के एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर रैंडमली हमें एग्जीक्यूट करना है तो फिर तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा मार्केट में। तो जो हमारा प्रोसेसर है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को भी हम ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ऑर्डर्ड मतलब कि ये एक ऑर्डर में है, इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, और ये एक सेट है, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं। और जो एक सिंगल एग्जीक्यूशन चेन बनती है, जैसे कि अगर यहाँ पे ये प्रोग्राम है और ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये जो सिंगल एग्जीक्यूशन चेन बनती है इसको हम हार्डवेयर के लेवल पे बोलते हैं थ्रेड। मतलब कि आपके माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, तो एक टाइम पे वो एक से ज़्यादा एग्जीक्यूशन चेन को चला सकता है। आज के जो मॉडर्न प्रोसेसर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स अवेलेबल हैं,
मल्टीपल थ्रेड्स। तो यहाँ पे एक चेन ये चल रही है, एक प्रोग्राम ये चल रहा है, यहाँ पे एक थ्रेड काम कर रहा है जो लाइन बाय लाइन आपके कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। पैरेलली मैं यहाँ पे एक सेकंड कोड भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जिसमें अलग से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वहां पे एक थ्रेड है, यहाँ पे एक थ्रेड है। थ्रेड मतलब कि एक सिंगल चेन ऑफ एग्जीक्यूशन, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? जनरली हम ये मानते हैं कि एल्गोरिथम्स का लेना देना सिर्फ कंप्यूटर से है, बट ऐसा नहीं है। एल्गोरिथम्स का लेना देना इन जनरल लाइफ से भी है। एल्गोरिथम मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, दैट्स इट। अगर मुझे सैंडविच बनाना है तो सैंडविच बनाने का भी एक तरीका होता है कि मेरे पास एक ब्रेड का पैकेट है, ब्रेड के पैकेट को मैं ओपन करूंगा, उस पैकेट में से मैं 2 ब्रेड चूज करूंगा, फिर उसके ऊपर मैंने पीनट बटर वगैरह कुछ लगा दिया और फिर ब्रेड्स को आपस में कंबाइन कर दिया और हमारा यहाँ पे सैंडविच तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ काम किया। काम क्या किया मैंने? यहाँ पे सैंडविच बनाया। सैंडविच बनाने की एक प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस को फॉलो करी मैंने। और अगर उस प्रोसेस को मैं फॉर्मली डिफाइन कर देता हूँ शब्दों में, तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर जो होता है ना, ये डम्ब होता है। तो जो भी एल्गोरिथम्स होते हैं, एल्गोरिथम्स में आपको बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली उसको बोल दो कि यार, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि यार बाजार से दही लेके आनी है, तो अगर आपको एक दुकान पे दही नहीं मिलेगी तो आप दूसरी दुकान पे जाके दही लेके आ जाओगे। पर कंप्यूटर तो दिमाग में नहीं है उसका। तो अगर मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि दही लेके आनी है, तो सबसे पहले तो वो बोलेगा भाई कौन सी दुकान से, एरर थ्रो कर देगा वो। तो कंप्यूटर को बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि यहाँ से उठ के उस दुकान पे जाना है और वहाँ से दही लेके आनी है। उसी तरीके से जब हमने यहाँ पे सैंडविच बनाया था, तो सैंडविच बनाने के टाइम पे हमने कंप्यूटर को बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ब्रेड का पैकेट ओपन करे, ओपन करने के बाद 2 ब्रेड पिक करनी है। अगर मैं उसको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा तो वो वहीं पे बैठा रहेगा। उसको क्या पता कि सबसे पहले मुझे पैकेट ओपन करना है, पैकेट ओपन करने के बाद मुझे सिर्फ 2 ही ब्रेड निकालनी है। हो सकता है वो 4 निकाल ले, हो सकता है वो 6 निकाल ले। तो एक्चुअल में तो मेरे दिमाग के अंदर कुछ तस्वीर होती है सैंडविच बनाने की। मेरे दिमाग की तस्वीर को हमें कागज पे उतारना है, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से कागज पे उतारना है, और उसी स्पेसिफिक प्रोसेस को बोलते हैं एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीकों को बोलते हैं एल्गोरिथम। चाहे गाड़ी का टायर का पंचर लगाना हो, चाहे सैंडविच बनाना हो, या फिर चाहे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये भी एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम जब हम बनाते हैं तो हम वहाँ पे कोड नहीं लिखते हैं, बल्कि हम वहाँ पे एक तरीके से सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड में हम कोडिंग के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, बल्कि लॉजिकल फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देते हैं। आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम एल्गोरिथम्स को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम जावा सीख रहे हैं, जावा सीखने के बाद हम यहाँ पे जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के एल्गोरिथम को भी समझेंगे, ग्राफ एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आगे आने वाली है। गर्मी तो यार बहुत ही हो रखी है यार। ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते इतना पसीना आ गया ना, मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आप लोग गर्मी में सेफ रहना दोस्तों, घर के अंदर रहना, बाहर निकलो तो अपने आप को कवर करके निकलना। सूरज दादा बहुत ही आग बरसा रहे हैं यार इस साल तो एल्गोरिथम के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है हमारा एन्कोडिंग डिकोडिंग। अब एन्कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कुछ कोड लिखा। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोड लिखा तो ये 0101 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को 0101 में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक तरीका होता है। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर a=10 लिखा हुआ है, तो ये पूरी लाइन को 0101 में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर को एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, a को एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इनकोडिंग डिकोडिंग का ज़्यादा मतलब नहीं है। इनकोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि हम अपने ह्यूमन लैंग्वेज को कैसे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसे कि रितेश, तो अब ये जो रितेश है, ये रितेश 0101 में कैसे कन्वर्ट होगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ तो भी वो 0101 में कैसे कन्वर्ट होगा। तो हमारे ह्यूमन के लैंग्वेज के टर्म्स को कंप्यूटर के 0101 में कन्वर्ट करने के लिए हम बोलते हैं एन्कोडिंग। और
0101 को वापस से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं डिकोडिंग। यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब है ह्यूमन जनरेटेड डाटा। आप दोनों में डिस्टिंक्शन रखना, ध्यान से समझना, वापस से बता रहा हूँ। मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कीवर्ड्स यूज करे हैं, जैसे कि इफ, एल्स, इंटीजर, फलाना ढिमाका, इसको 01 में बदलने के लिए एनकोडिंग नहीं है। इसको 01 में बदलने के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है। ये फिक्स्ड है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ फिक्स्ड कीवर्ड्स होते हैं, तो उसको हम फिक्स तरीके से 01 में बदल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट, जैसे कि नाम मेरा, या फिर ये बिल्डिंग, गुड़गांव जगह का नाम, दिल्ली जगह का नाम, इंडिया कंट्री है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं, ह्यूमन जनरेटेड डाटा है, इसको 01 में कैसे बदलेंगे, इसके लिए हमने स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रखे हैं। जो सबसे सिंपल स्टैंडर्ड है वो है आस्की। आस्की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जैसे मेरे कीबोर्ड में अभी आपको इंग्लिश कैरेक्टर्स ही दिखते हैं, आपके कीबोर्ड में भी आपको इंग्लिश कैरेक्टर्स ही दिखते हैं। तो आस्की टेबल ये है। यहाँ पे जैसे ए मतलब कि 65 को मैं अगर 01 में बदलने जाऊंगा तो मैं इसको बदल सकता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एनकोड, ए को मैंने इस 01 में इनकोड कर दिया, स्मॉल लेटर को मैंने इस तरीके से 01 में इनकोड कर दिया। तो अगर मुझे कहीं पे भी इस टाइप की सीक्वेंस दिखेगी तो उसको मैं वापस से डिकोड करके ए में बदल सकता हूँ। तो ये है आपका एनकोडिंग डिकोडिंग स्टैंडर्ड्स। आस्की जो है ये सबसे पहले आया था मार्केट में, लेकिन आस्की में सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स ही मतलब कवर थे, और बाकी स्पेसेस, हाइफन वगैरह वगैरह। बट इसके अलावा हमारे पास और भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हिंदी, चाइनीज, जापानीज। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें आस्की को एक्सटेंड करना पड़ा, और जब हमने आस्की को एक्सटेंड करा तो हमने एक डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड बना दिया जो कि पूरी दुनिया में यूज़ होता है। कहीं पे भी अगर इनकोडिंग डिकोडिंग करनी है तो उसी के थ्रू करते हैं। उसको बोलते हैं UTF-8। UTF-8 एक वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 8 बिट को मैं यूज़ कर सकता हूँ, 16 को यूज़ कर सकता हूँ, या 32 बिट्स को यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं 8 बिट्स को यूज़ करता हूँ तो 8 बिट के अंदर मैं कितने टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 टू द पावर 8 टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इतनी यूनिक स्टेट्स बनती हैं आपकी। 16 बिट में मैं इतने कर सकता हूँ, 32 बिट्स में मैं इतने कर सकता हूँ। तो जो 32 बिट्स हैं, 32 बिट्स एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा होते हैं। पूरी इंसानों ने इतना डाटा जनरेट नहीं किया है आज तक। इतने कैरेक्टर्स किसी भी लैंग्वेज, संस्कृत, हिंदी, चाइनीज़ को मिला के इतने कैरेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते कि हमें 32 बिट्स की ज़रूरत पड़े। जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हमें जनरली इनकोडिंग डिकोडिंग का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हर जगह पे जो स्टैंडर्ड है वो UTF-8 ही है। तो अगर मैं कोई वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ या फिर नॉर्मल डेस्कटॉप पे अपना प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो एनकोडिंग डिकोडिंग का टेक केयर करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ही उस चीज़ को मैनेज कर लेता है, लेकिन ये सिर्फ हमारे ध्यान रखने के लिए है कि इस टाइप की भी कोई चीज़ अवेलेबल होती है। अगर आपको आगे जाके कोई बग आता है, कोई एरर आती है, तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, और ये जो टॉपिक है ये है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। स्ट्रीम मतलब कि आपका बाइनरी डाटा, और ये बाइनरी डाटा हमेशा ऑर्डर में होता है। तो एक तरीके से अगर मेरे पास बाइनरी डाटा है तो ये मेरी स्ट्रीम बन गई, डाटा की स्ट्रीम आ रही है मेरे पास। और इनपुट स्ट्रीम मतलब कि इनपुट के लिए स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम मतलब कि आउटपुट के लिए स्ट्रीम। अब जब हम जावा में कोड करेंगे तो हम इनपुट आउटपुट को तो एकदम डिटेल में समझेंगे कि यूज़र से कैसे इनपुट लेना है, कैसे उसको आउटपुट देना है। बट कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स होती क्या है। तो बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है वो किसी एक एनवायरनमेंट में रन होता है। एनवायरनमेंट मतलब कि हो सकता है वो विंडोज़ पे रन हो सकता है वो लिनक्स पे रन हो सकता है उसके पास 8 GB रैम अवेलेबल हो, 15 GB हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है। किसी एक प्रोग्राम को कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, ये भी उसके इन्वायरमेंट में ही आता है। तो किसी भी एक प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट करना होता है।
इनपुट मतलब कि प्रोग्राम को कुछ इनपुट चाहिए, आउटपुट मतलब कि प्रोग्राम को कुछ आउटपुट देना है यूज़र को। जैसे कि अगर मेरे को बीएमआई निकालना है तो मैं बीएमआई निकालने के लिए आउटपुट तो दूंगा ना कि यार मेरा बीएमआई इतना है। तो किसी भी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके पास 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स होती हैं। ये स्ट्रीम्स हमें ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल कराता है। तो एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट, मतलब कि मैं प्रोग्राम में इनपुट ले सकता हूँ स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से। एक होता है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम और एक होता है स्टैंडर्ड एरर। इनपुट देना है तो मैं इनपुट में दूंगा, आउटपुट देना है तो आउटपुट में दूंगा, और अगर कोई प्रोग्राम एरर जनरेट करता है तो वो एरर स्ट्रीम में जाती है। अभी शायद आप लोगों को ज़्यादा नहीं चमक रहा होगा कि यार ये स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अभी जब हम फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कैसे हम इनपुट लेते हैं यूज़र से, कैसे आउटपुट देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एक बार हम वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं कि आज हमने किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करी है। तो आज हमने इतने टॉपिक्स के बारे में बात करी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो गाइस, कोई भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। जब तक आपको ये फंडामेंटल चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आप जैसे मान लो कि आज का ये वीडियो है, अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर कुछ बिल्डअप करने वाला हूँ कि ये कंसेप्ट्स के ऊपर मैंने कुछ बिल्डअप करा। तो जब तक आप ये फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं समझोगे उसके ऊपर बिल्डअप कैसे करोगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, आस्क मी एंड आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक्स अगेन गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपको इसी टाइप के वीडियोस मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कंटेंट को शेयर करो, दबा के शेयर करो कंटेंट। ये कंटेंट बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है आपको, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कलीग्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टेक केयर।